का सबसे पुराना लोकतंत्र और उसका सबसे विवादित चेहरा डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं जय सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, एक ऐसे नेता जिन पर समर्थक मजबूत नेतृत्व का दावा करते हैं और आलोचक तानाशाही प्रवृत्ति का आरोप लगाते हैं। क्या ट्रंप की राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करती है या उसे कमजोर? ट्रंप बोले, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी जरूरत है। तो रूस की चीन या काबिल हो जाए वो भी उनको मंजूर नहीं। ऐसी ही नीति उन्होंने अन्य देशों के ऊपर भी अपनाई और अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कई देशों पर आक्रमण किए। ट्रंप के इसी रवैये के ऊपर एक हमारी खास रिपोर्ट हम देखते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट से और उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ट्रंप सोचता है और क्या कार्यवाही ट्रंप की जो है वो योग्य है या नहीं। जब सत्ता सवालों से डरने लगे, जब नेता खुद को देश समझने लगे और जब लोकतंत्र एक आदमी की जिद बन जाए, तब जन्म होता है तानाशाही का। क्या ट्रंप लोकतंत्र के लिए खतरा है? आज कोई सामान्य बहस नहीं, आज सवाल अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया के लोकतंत्र का है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने लोकतंत्र को भीड़ में बदल दिया, झूठ को राजनीति बना दिया और सत्ता को निजी जागीर। क्या ट्रंप नेता है या तानाशाही सोच का चेहरा? हर तानाशाह यही कहता है, मेरे बिना देश नहीं चल सकता। जब नेता खुद को संविधान से ऊपर समझे तो लोकतंत्र दम तोड़ देता है। सवाल पूछना अपराध बना दिया गया, पत्रकार दुश्मन घोषित कर दिए गए। इतिहास गवाह है, मीडिया को कुचलना तानाशाही की पहली पहचान है। फैसला पसंद नहीं आया तो जज पर हमला। कानून अगर नेता की जेब में हो तो जनता गुलाम होती है। हार स्वीकार करना लोकतंत्र की आत्मा है। ट्रंप ने इस आत्मा को रौंद दिया। बिना सबूत चुनाव को झूठा बताना और भीड़ को भड़काना राजनीति नहीं, विद्रोह है। तानाशाह डर पैदा करता है ताकि जनता सोच ना सके। डर बेचो और सत्ता खरीदो, यही ट्रंप की राजनीति। मजबूत नेता संस्थाएं बनाता है, तानाशाह संस्थाएं तोड़ता है। शोर नेतृत्व नहीं होता। इतिहास चीख चीख कर कहता है, तानाशाह चुनाव जीत सकता है लेकिन लोकतंत्र हार जाता है। नेता या तानाशाह, फैसला आपका। तो आपने जैसे देखा कि तानाशाही का जो मंजर इसका इस समय जो अमेरिका में दिख रहा है और जिस प्रकार का रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है, उस पर पूरी दुनिया इस समय चिंतित है। कई देश के ऊपर जो युद्ध का माहौल खड़ा करके डोनाल्ड ट्रंप अपने कब्जे में देशों की भूमि लेना चाहता है। ग्रीनलैंड हो चाहे वेनेजुएला हो, इस तरह के कई देशों पर उनकी नजर है। इसी सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, जिनके साथ हम आज बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस समय डोनाल्ड ट्रंप
की नीति सामने आ रही है, एक के बाद एक देशों के साथ युद्ध की धमकी और देश को अपने कब्जे में लेने की कोशिश, अपने पावर का जो वो दुरुपयोग दिख रहा है, चाहे वेनेजुएला हो, ग्रीनलैंड हो, ईरान हो, ये कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से हमें जो ट्रंप की नीतियां हैं उनके बारे में समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ट्रंप वो सभी कदम उठा रहे हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की गई उसको तहस नहस कर दे। चाहे वो उदारवादी मूल्य हो, चाहे वो लोकतांत्रिक मूल्य हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनमें विश्वास हो राज्यों का, राष्ट्रों का, इन सारी बातों को वो बेमानी सिद्ध करते जा रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखें, जिस तरीके से उन्होंने आप ये कहें कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसको चुनौती देते हुए एक तरफा जो है राष्ट्रों के ऊपर टैरिफ लाते गए। उसके अलावा जो जिस प्रकार से आप ये कहें कि चाहे वो ईरान पे हमला हो, ईरान के परमाणु जो ठिकाने हैं उन पे हमला हो, चाहे वेनेजुएला पे हमला हो, और जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है उन्होंने कैद कर लिया, तो ये साफ दिखाता है कि वो राष्ट्रों की संप्रभुता, राष्ट्रों की एक स्वतंत्र विदेश नीति, एक कूटनीति का सम्मान नहीं करते हैं, जो एक उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व हुआ करता था। तो ये साफ है कि एक तानाशाही जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हालांकि उन्होंने एक लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका में चुनाव जीता, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है, और अमेरिका भी स्वतंत्र है अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का, लेकिन अमेरिका को ये कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, ट्रंप को कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो दूसरे देशों के मामलों में, उनके आंतरिक मामलों में उसकी संप्रभुता के साथ हस्तक्षेप करे, और जो करते हुए ट्रंप साफ साफ दिखाई देते हैं। अब चाहे वो आप देखें, अभी उनके जो पश्चिमी सहयोगी देश होते थे, जो यूरोप के देश होते थे, वो भी अब परेशान है। जिस प्रकार से वो ग्रीनलैंड को लेने की बात कर रहे हैं, तो पूरा यूरोप उससे परेशान है। जिस प्रकार से वो एक तरफा बातचीत और युद्ध समाप्त करने की रूस और यूक्रेन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उससे भी यूरोपियन यूनियन के तमाम देश जो है बहुत असहज है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पूरी वैश्विक व्यवस्था के समक्ष एक चुनौती खड़ी हुई है कि क्या एक देश जो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश है, सुपर पावर है, क्या वो पूरी वैश्विक व्यवस्था को बेमानी सिद्ध करते हुए अपनी मनमानी कर सकता है, और इसके खिलाफ या इसके पक्ष में कौन कौन से देश हैं, ये आने वाले समय में जो है ये साफ होगा कि एक विपरीत एक्सिस बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम एक वैकल्पिक जो है ध्रुव कह सकते हैं। वो चीन हो, रूस हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, और ऐसे तमाम देश हैं। लेकिन तमाम ऐसे देश, खासकर विकासशील देश लेकिन महत्वाकांक्षी देश, जो चाहे वो इंडिया हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, और जो खासकर ग्लोबल साउथ जिनको बोला जाता है, वो देश भी अभी आप ये कहें कि एक स्ट्रैटेजिक साइलेंस बनाए हुए हैं, एक रणनीतिक जो है चुप्पी साधे हुए हैं, और वो देखना चाहते हैं कि जो वैश्विक व्यवस्था को किस हद तक ट्रंप चुनौती दे सकते हैं या अमेरिका कहीं चुनौती दे सकता है। और अगर वो एकदम से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो उसको तार तार करने पे होंगे, तो बाकी देश धीरे धीरे एक जो है रणनीति अपनाएंगे, और किस प्रकार से अमेरिका के प्रभुत्व को, उसके डोमिनेंस को, उसकी हेजेमनी को चुनौती दी जा सके। लेकिन ट्रंप की नीतियां, मुझे लगता है कि ट्रंप को आंतरिक चुनौती ही मिलने वाली है, और जिस प्रकार से वो एक मागा के स्लोगन पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन पे वो दोबारा चुनाव जीत के आए, और उनकी निरंतर कोशिश रही कि वो जो खासकर जो कि वापस अमेरिका में जो प्रोडक्शन है वो वापस लाया जाए, और जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है, वो वहाँ के जो लोग हैं
उनके लिए सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन ऐसा करते वक्त उन्होंने जो टैरिफ की नीति है उससे काफी इन्फ्लेशन बढ़ा है। अमेरिका में भी लोग जो है महंगाई से परेशान है, और जिस प्रकार से वो एक तरफा टैरिफ लाते जा रहे हैं, अब कई देश जो है एक वैकल्पिक मुद्रा की, ऑल्टरनेटिव करेंसी की भी बात कर रहे हैं, और कई देश अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है अन्य देशों के साथ, अमेरिका के अलावा जो बाकी देश हैं उनके साथ जो है फ्री ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता करते पे हस्ताक्षर करते जा रहे हैं। तो वैकल्पिक रास्ते बाकी देश जो है खोज रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से खुल के ट्रम्प को क्या चुनौती मिलती है, ये आने वाले समय में जो है ये और साफ होगा। बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से ये अभी कुछ ही दिन पहले 500% टैक्स डालने की बात ट्रम्प कर चुके हैं भारत के पर, जिस प्रकार से मोदी और ट्रम्प की दोस्ती की दुहाइयाँ दी जाती थी, अमेरिका में भी माय फ्रेंड मोदी बोलकर के उनका इंट्रोडक्शन किया जाता था। जब वो इंडिया आए थे तब भी मोदी जी ने उनका माय फ्रेंड ट्रम्प करके इंट्रोडक्शन कराया था। ये दोस्ती कहीं ना कहीं टूटती नजर आई, क्योंकि जिस प्रकार की नीति अमेरिका ने अपनाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई है, भारत पर टैरिफ डालना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस टाइम पर गलत सलत बयानबाजी करके उसने युद्ध रुकवाया वगैरह वगैरह बात करके, जिस प्रकार की नीति भारत के प्रति रही है, उसके साथ साथ जो रूस और चाइना के प्रति जो उनकी नीति रही है, उसके बाद ये जो आपने बताया वैसे कदम उठाना शुरू हो चुका है। जो पूरे विश्व के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था वो डॉलर में होता था, उसको अब इंडियन रुपीस में और अन्य देशों की करेंसी में होना शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से ये नीतियां अन्य देशों में भी लागू हो जाएगी और जो डॉलर का एक संप्रभुत्व है पूरे विश्व के अंदर, वो टूटता नजर आएगा। अगर आएगा तो मेरे ख्याल से अमेरिका का जो ये विश्व सत्ता की जो उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो शायद टूटती नजर आ रही है। और इस प्रकार से अभी इंटरनल विरोध भी शुरू हो चुका है। उन्हीं के सदन के कुछ जो सांसद है वो उनके खिलाफ है, उनकी इस नीतियों के खिलाफ है। तो क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने वो 500% टैक्स पर भी रोक लगा दी है, तो ये जो स्थिति वहां पर बन रही है तो उनके खिलाफ भी वहां पर इंटरनल स्थिति बनती नजर आ रही है आपको? हाँ, देखिए, जहां तक भारत के साथ संबंधों की बात है, निश्चित रूप से भारत को ये अपेक्षा थी कि ट्रम्प जो है एक रिपब्लिकन जो है पार्टी के उम्मीदवार थे, और देखा गया है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भारत के साथ उसके बेहतर तालमेल रहे हैं डेमोक्रेट्स की तुलना में। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ट्रम्प जो है भारत के प्रति एक बेहतर रवैया अपनाएंगे। लेकिन जो है जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने की बात बार बार कह के, और अभी फिलहाल जो रूस के साथ तेल खरीदने की बात पे जो है जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में टिप्पणी की, ये साफ है कि ट्रम्प जो है वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्रम्प जो है ये सिर्फ उनके बयानों से नहीं, जिस प्रकार से श्रीलंका में तख्ता पलट होता है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, जिस प्रकार से नेपाल में तख्ता पलट होता है, और एक आप कहें कि इसके पीछे कहीं न कहीं जो अनुमान लगाया जाता है कि अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश अमेरिका और ट्रम्प कर रहे हैं। हाँ, उसके पीछे कई कारण हैं कि क्या ट्रम्प भारत को एक चुनौती के रूप में देखते हैं अमेरिका के लिए आने वाले भविष्य में, या ट्रम्प जो है भारत का जिस प्रकार से चीन का मुकाबला करने के लिए एक आप कहें कि एक जूनियर पार्टनर बनाना चाहते थे, तो भारत बनने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं जो सामने खड़ी होती हैं। निश्चित रूप से जहां तक अमेरिका की घरेलू राजनीति है, ट्रम्प के अपने दल में भी उनके खिलाफ जो है सुर उठने लगे हैं। लेकिन अभी भी देखिए, ट्रम्प जो है वो वहां पे एक आप कहें व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट और वहां के जो अपने आप को वहां के मूल निवासी मानते हैं,
उनका उनका आप कहें कि उनका विश्वास जीते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि और उनके बीच जो उन्होंने अपनी नीतियां आगे बढ़ाए हैं उसमें साफ है कि उनकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो उसके पीछे बाहर से जो आए हुए लोग हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जो भी इमिग्रेशन जो पॉलिसीज रही है ट्रम्प की, उसमें जो है किस प्रकार से वो बाकी देशों के खिलाफ रही है, बाकी नागरिकों के, बाकी देशों के नागरिकों के खिलाफ रही है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ट्रम्प को एक चुनौती आंतरिक रूप से मिल रही है, लेकिन फिलहाल उनके पास अभी 3 साल हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो स्थिति आएगी कि ट्रम्प को जो है इम्पीच करने पे मजबूर होना पड़े। खासकर जो कैपिटल हिल की उनके पिछले कार्यकाल के एक्सक्यूज मी उनके पिछले कार्यकाल पिछले चुनाव हारने के बाद जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद तो ये एक बड़ी चुनौती है, उनको भी आंतरिक रूप से मिल रही है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से महेंद्र जी आप बता रहे हैं कि ट्रंप के लोग भी उनके खिलाफ है, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति जो वहाँ के लोकल पब्लिक है उस पर काफ़ी मजबूत है और शायद इसी बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश वो बार बार करते हैं। दूसरे देशों पर आक्रमण करना या दूसरे देशों को अपने कंट्रोल में लाना और वहाँ की जो नेचुरल संपदा है उसको अपने लिए यूज़ करना, अमेरिकन संपत्ति मानना। ग्रीनलैंड के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि एक छोटा सा देश है, वहाँ पर उनका सैन्य अड्डा भी स्थापित है, बहुत ही छोटी सी उनकी जनसंख्या है और वो नाटो का भी मेंबर है, यूरोपियन संघ के नाटो के साथ भी इसके रिश्ते खराब होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका खुद भी नाटो का मेंबर है और नाटो के जो बाकी मेंबर है, बाकी देश जो मेंबर है, उन लोगों ने भी एकजुट होकर यही आवाज़ उठाई है कि ग्रीनलैंड की तरफ नज़र उठाकर अगर देखा तो नाटो टूट जाएगा, नाटो की जो उनके नियम है वो टूटेंगे। फिर भी उसकी परवाह किए बिना वो सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी विदेशी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। तो कितना उचित होगा इस तरह के देशों पर जो उनका आक्रमण करना, उसकी ज़मीन को हथिया लेना, वहाँ की संपदा को लूटना, समुद्र से जहाज भी लूट रहे हैं, जो दूसरे देशों की सफ़र के लिए निकले हुए जहाज को अपने काबू में ले लेना, एक राष्ट्रपति को अपने उसके देश से, उसके निवास से उसको उठा लेना, ये कितनी बड़ी तानाशाही है। और ये देखते हुए भी अभी भी कई देश चुप है। कल को किसी भी देश का इस तरह से नंबर लग सकता है, जो नीति अभी अपनाए हुए हैं ट्रंप, तो किसी भी देश पर ये जाके ऐसे आक्रमण कर सकते हैं। तो ये कितना उचित मानते हैं इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखेंगे तो? नहीं, देखिए, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो राज्यों की संप्रभुता है, उसको वो नहीं मानते हैं। और ये साफ है जिस प्रकार से अमेरिका जो है 66 से अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उनसे अपने आप को बाहर कर लिया है। अमेरिका WHO जैसे, यूनिसेफ जैसे महत्वपूर्ण संगठन और क्लाइमेट जो चेंज से संबंधित जो तमाम संगठन है उन सबसे अपने आप को वापस कर लिया है। और ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका अपने पैसे को बर्बाद नहीं करेगा इस तरीके से। तो वो जो मल्टीलैटरलिज्म है, बहुपक्षवाद है, उसके खिलाफ है। और वो लेकिन ये तो ठीक है, हर एक राज्य जो है वो स्वतंत्र है ये निर्णय लेने के लिए कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अवहेलना करते हुए अमेरिका एक वेनेजुएला के राष्ट्रपति का को कैदी बना लेता है, तो ये निश्चित रूप से एक वेनेजुएला की संप्रभुता का भी मुद्दा है। उसके अलावा ये साफ मुद्दा है कि क्या कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो सुरक्षा परिषद, जिसको सबसे बड़ी जो है आप कहें कि एक बॉडी मानी जाती है, जहां तक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी UN चार्टर के तहत उसको दी गई है। और अमेरिका एक अस्थायी सदस्य होते हुए भी बिना उस पर चर्चा किए हुए वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन ले लेते हैं ट्रंप। उसके अलावा अब जो बात हो रही है डेनमार्क की,
ग्रीनलैंड के बारे में डेनमार्क ने साफ चुनौती दी है कि वो नेटो से बाहर हो जाएगा। तो ट्रंप जो है जितनी भी, चाहे वो सैन्य संगठन हो चाहे बाकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उसको नहीं मानते हैं। और वो उन्होंने अपने आप ये कहें कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको कन्विंस कर लिया है कि ये सब करके जो है अमेरिका जो है बेवजह अपने ऊपर आर्थिक दबाव ले रहा है और दूसरों के मसलों पे हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन उनको ये समझना है होगा कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा होने की वजह से ही अमेरिका इतना शक्तिशाली राष्ट्र है। और अब सबकी निगाहें चीन की तरफ है कि क्या चीन ये जो आर्थिक स्थिति है, जो एक आप कहें कि इकोनॉमिक बर्डन आने वाला है इन संगठनों के ऊपर अमेरिका के हटने से, क्या चीन आगे आके जो है इन संगठनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने नीतियां अपनाई हैं कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून से को नहीं मानते, वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को नहीं मानते, तो एक जो वैश्विक सरकार की हम बात करते थे, खासकर जिसकी मैंने चर्चा की कि उदारवादी वैश्विक व्यवस्था की जिसकी हम बात करते थे, जिसकी एक आयरनी है कि जिसकी आप ये कहें कि नींव अमेरिका ने रखी और वुड्रो विल्सन जो है वो लीड किया उन्होंने पहले, और उसके बाद रूजवेल्ट ने लीड किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी वैश्विक व्यवस्था स्थापित हो, जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों का सम्मान हो, राज्यों की जो सार्वभौमिक समानता है कि सभी राज्य छोटे बड़े शक्तिशाली या आर्थिक रूप से या सैन्य रूप से सभी राज्य को समान माना जाए। तो उसको खुद अमेरिका और ट्रंप आज जो है उसको तबाह करने में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती वैश्विक व्यवस्था के समक्ष है, वैश्विक समुदाय के समक्ष है कि वो इस पूरे बहुत तेजी से बदलते हुए घटनाक्रम से कैसे निपटेंगे। और आज तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी लिख दिया। तो इस तरह की हरकतें, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं और इसकी भी चर्चा है कि जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल्स के आने की बात थी और उसमें निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में बड़ा खुलासा होना था, उसका ध्यान बटाने के लिए भी उन्होंने वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की है कि वहां पे उनकी जो छवि है उसको धक्का न लगे अगर वो फाइल्स में चीजें आती हैं खुल के जो डिस्क्लोज की जा रही हैं। तो लेकिन ये जो रवैया ट्रंप ने अपना रखा है और जिसे निश्चित रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और आज अमेरिका जो है विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये पूरी वैश्विक व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है क्योंकि उनके जो गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार से आप ये कहें कि दूसरों देशों में जो उनकी प्राकृतिक संपदा है उसको हथियाने की बात हो, चाहे वेनेजुएला में ऑयल की हो या ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ या क्रिटिकल मटेरियल्स की हो, तो ये अपने आप में ये बात करना ही, इसको लागू करना तो दूसरी बात है, इसको हासिल करना, ये बात करना ही साफ साफ जो है वो दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता को, उसकी स्वतंत्रता को, उसकी एक जो है स्वतंत्र विदेश नीति को बहुत बड़ी चुनौती है। और ये पूरे विश्व समुदाय को, सभी देशों को सोचना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो है सोचना पड़ेगा और अन्य जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्रीय संगठन भी है उनको भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल महेंद्र जी, जिस तरह से संगठन की जो संगठन के अंदर वो खुद मेंबर है उसका भी वो सम्मान नहीं रखते हैं, तो अभी स्थिति ऐसी ही बनती नजर आ रही है कि जिन जिन विरोधी देश की जो बात है उनका एक संगठन बनेगा और वो संगठन सब लोग मिलकर अमेरिका के साथ फिर सवाल जवाब कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जिन जिन देशों के साथ इसने अमेरिका ने या ट्रंप ने रिश्ते खराब कर लिए हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन सब लोगों को इकट्ठा होने का समय अब आ गया है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले चर्चा की कि एक ऑल्टरनेट एक्सिस पहले से ही तैयार है और खासकर वो साथ आते हुए दिखे हैं। रूस हो, चीन हो, ईरान हो, नॉर्थ कोरिया हो, टर्की हो और तमाम ऐसे शक्तिशाली देश। लेकिन वो क्या एक, और इसके अलावा आप देखिए कि जो ब्रिक्स का जो संगठन है जिसमें ब्राजील है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है,
तो ये देश भी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, खासकर ग्लोबल साउथ में जिनकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है, इन देशों ने बहुत पहले ही एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था की बात की, एक ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की, एक ऑल्टरनेटिव जो है करेंसी की बात की, जो एक्सचेंज करेंसी की, ब्रिक्स करेंसी की बात की गई। तो इसमें ट्रंप का जो रवैया रहा है, या आप कहें अमेरिका का जो रवैया रहा है, उसके खिलाफ उसके आप कहें उसको चुनौती देने वाले पहले से ही निर्णय तमाम जो है देश मिलकर ले रहे हैं। और लेकिन वो अब कितनी तेजी से, क्या ट्रंप के जो हाल फिलहाल में जिस तरीके की उनकी आक्रामकता बढ़ी है दूसरे देशों की जो है संप्रभुता को चुनौती देने की, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये निर्णय और तेज होंगे कि आप क्यों 1970 के दशक में जो डॉलर जो है एक के बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में देखा गया, उसको चुनौती दी जा सकती है और दी जा रही है। जो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही थी, वो साफ था कि भाई जो ब्रिक्स के देश हैं वो अपनी करेंसी पे एक दूसरे से व्यापार करेंगे, न कि डॉलर में। और जिस प्रकार से भारत रूस के साथ जो तेल का व्यापार कर रहा है, वो रूपी रूबल ट्रेड कर रहा है, न कि डॉलर में। तो ऐसी बातें हो रही हैं। और हाँ, अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से वो धमकी दे रहे हैं कि जो रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% जो है वो यूएस कांग्रेस में पास करा के उसे 500% जो है उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो सभी देश ये कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वो अपने जो व्यापार निर्यात है उसको किस प्रकार से विकेंद्रीकृत करें, उसको डाइवर्सिफाई करेंगे अपने एक्सपोर्ट को। तो वो भी होना शुरू हो गया। जैसा मैंने पहले कहा कि देश अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक दूसरे से हस्ताक्षर करने लगे हैं। और जो निश्चित रूप से जो एक बात चल रही थी कि जिस प्रकार से अगर जो ट्रम्प की नीतियां हैं, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं कि वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि जो आपने अंतर्निर्भरता बनी थी उसका आपने उसको एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक वैश्वीकरण का, जो उदारीकरण का 90 के दशक में दौर था, जिसका नेतृत्व निश्चित रूप से पूंजीवादी देश अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने किया था, तो वो अब जो देश आपके ऊपर उस वैश्वीकरण की वजह से, उदारीकरण की वजह से आपसे निर्भर हो गए, अब आप उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, एक बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका विकल्प जो है तमाम देश मिलकर आगे आएंगे और इसका विकल्प खोजने की कोशिश करेंगे। भारत ने जिस प्रकार से हमारे चीन से खराब संबंध थे, लेकिन अमेरिका ने मजबूर किया कि भारत और चीन वापस जो है अपने संबंधों में सुधार करें और जो है एक दूसरे से बातचीत करें। तो जो भी इस तरीके की ट्रम्प की नीतियां हैं, मुझे लगता है कि जो बाहर से ज्यादा बहुत जल्दी उनको आंतरिक चुनौती भी, मतलब घरेलू स्तर पे भी चुनौती मिलने वाली है। जिस प्रकार से वह महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से तमाम एक बहुत बड़ा वर्ग है, खासकर जो उदारवादी मूल्यों में, जो आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करता है, वो जो है निश्चित रूप से उसको चुनौती मिलने वाली है और मिल रही है घरेलू राजनीति में अगर आप देखें तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक जो है ट्रम्प को और अमेरिकी लोगों को, ट्रम्प के समर्थकों को ये सोचना होगा कि वो किस प्रकार की अमेरिका या किस प्रकार की वैश्विक व्यवस्था देखना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है एक सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होने की वजह से अमेरिका की। बिल्कुल, जिस प्रकार से महेंद्र जी आप बता रहे हैं, उनको कई तरह की समस्याओं का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। उसमें से एक समस्या ये भी होगी, जिस प्रकार से वो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और लोग अगर वहाँ पर जो सामान एक्सपोर्ट करते हैं अपने देशों से, अगर वो आपूर्ति उनके देशों में होना बंद हो गई तो वहाँ पर आपूर्ति का भी संकट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो अमेरिका में नहीं बनती, दूसरे देशों से अमेरिका में आती है, और वो आपूर्ति अगर वहाँ पर बंद हो गई तो हो सकता है कि कई चीज़ों की कमी अमेरिका को झेलनी पड़ सकती है, और ये बहुत बड़ा संकट अमेरिका पर आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। ये आना शुरू हो गया है, मैं वही बात कह रहा हूँ। 2014 में जब ट्रम्प की सरकार आई, 2014 में जब ट्रम्प की सरकार आई, तो उस समय जो है अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिसको
कि वहां पे जो रोजमर्रा के सामान है, खासकर फूड आइटम्स, बाकी आप छोड़ दीजिए, जो फूड आइटम्स तक है उनकी कीमतें जो है वो दुगनी से ज्यादा, तीन गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। और वहां की जो है लोगों को इसकी महंगाई, जिसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन का, जो है सामना करना पड़ रहा है। ये हो नहीं सकता, हो रहा है आज अमेरिका में। और तमाम जो खाद्य सामग्री है जो बाहर से आती है, उनमें इस टैरिफ्स की वजह से उनकी कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। तो ये चुनौती है, और शायद यही वजह है कि आप देखिए जिस प्रकार से न्यूयॉर्क में एक सोशल डेमोक्रेट, जिन्होंने ट्रम्प की नीतियों को खुलकर चुनौती दी घरेलू राजनीति में, वो जिस प्रकार से अमेरिका के मेयर चुने जाते हैं, तो ये अपने आप में संदेश है कि बहुत बड़ा अमेरिका में वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के जो सिविल सोसाइटी है उसका एक वर्ग है जो ट्रम्प के रवैये से, ट्रम्प की नीतियों से, ट्रम्प के गैर लोकतांत्रिक जो है नीतियों से वाकिफ नहीं रखता है, और जो है उसका विरोध वो कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा वर्ग और है जो ट्रम्प के साथ खड़ा है, वो क्या अब ये जो महंगाई के हालात पैदा होंगे, जो अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे साख गिर रही है, जो अमेरिका की जो छवि होती थी उसमें जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, उससे क्या अब उनका भी ट्रम्प से मोह भंग होगा? तो ये देखना होगा। और किस प्रकार से ट्रम्प की जो विफलताएं होंगी, उनको किस प्रकार से जो डेमोक्रेट्स हैं वो चुनौती दे पाते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ट्रम्प का दूसरा कार्यकाल जीतने के पीछे बहुत बड़ी वजह थी जिस प्रकार से जो एक आप कह सकते हैं कि जो हमारे पिछले डेमोक्रेट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाइडेन, तो उनकी जो छवि थी, तो वो एक अपने आप में एक चुनौती है, वो अमेरिका की घरेलू राजनीति है कि किस प्रकार से ट्रम्प कब तक जो अपनी लोकप्रियता, मागा जैसे जो नारे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे जो स्लोगन्स हैं उसको, और एक आप कहें कि जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट की जो फीलिंग है उसको, एक जो है अति दक्षिणपंथी जो नीतियां हैं उसको लेके अपनी लोकप्रियता बनाए रख पाते हैं। बिल्कुल, लोकप्रियता बनाए रखना बहुत मुश्किल साबित होगा आने वाले समय में ट्रम्प के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की नीति से वो चल रहे हैं, उस नीति की जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है तो वो वहाँ की प्रजा है। और वहाँ के लोग इस जो ट्रम्प की नीति की वजह से जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, वो काफ़ी असहनीय लोगों के लिए आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और वो असहनीय रहेगी। तो महेंद्र जी, आखिरी सवाल कि क्या ट्रम्प अपना ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या वहां पर स्थिति भयानक हो सकती है, ये नीति से अगर वो चलेंगे आगे भी? तो देखिए, मैं वही जो है अभी कह रहा था कि जिस प्रकार से वो पिछला चुनाव हारने के बाद उनके समर्थकों ने जो वहां पे सीट ऑफ पावर है कैपिटल हिल, उस पे आक्रमण कर दिया। ये अपने आप में अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास में जो अपना आप कहें सीना पीट पीट जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था घोषित करता था, वहां पे इस प्रकार का घटनाक्रम अपने आप में आप कहें एक अनोखा था, एक अद्भुत था। और इसके लिए ट्रम्प के इम्पीचमेंट की भी बात हुई कि क्या जो भूतपूर्व राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है कि नहीं। तो ये निश्चित रूप से कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि किस प्रकार से ट्रम्प जो है उनकी नीतियां रहती हैं, क्या वो उसमें बदलाव लाते हैं या वो जो वर्तमान नीति है इसी पे और आगे बढ़ेंगे, तो ये देखना होगा। और दूसरी, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या उनको डेमोक्रेट्स की तरफ से किस प्रकार की चुनौती मिलती है, वहां पे क्या लीडरशिप आती है। जिस प्रकार से ममदानी जो सोशल डेमोक्रेट होते हुए भी उन्होंने आप न्यूयॉर्क के मेयर का पद का चुनाव जीता, तो ये साफ है कि कहीं न कहीं ट्रम्प की नीतियां अलोकप्रिय होती जा रही हैं। और खासकर जो ममदानी के एजेंडा थे कि जो है एक गवर्नमेंट स्टोर्स खोलने की बात हो रही थी, रेंटल्स पे कैप लगाने की बात हो रही थी, और जो कि वहां पे जो किराया है घरों का, उस पे जो है एक कैप लगाने की बात हो रही थी। तो ये नीतियां, ये ट्रम्प की जो आप कहें कि अति पूंजीवादी नीतियां हैं, आप कह सकते हैं कि जो
ट्रम्प की जो एक आप कहें इंपीरियलिस्टिक जो नीतियां हैं, विस्तारवादी जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, उन वो निश्चित रूप से धीरे धीरे अलोकप्रिय होती जा रही है। और यही रहा, अगर ये जारी रहा तो मुझे लगता है कि अमेरिका की संस्थाएं काफी मजबूत है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वहाँ की विधायिका हो, तो वो ट्रम्प को चुनौती दे सकती हैं। और इसके अलावा जो है वहां पे अगर ट्रम्प अलोकप्रिय हुए तो जनता भी जो है उनके खिलाफ आप कह सकते हैं कि सामने आ सकती है। लेकिन ये अभी जल्दीबाजी होगी ये प्रेडिक्ट करना कि जो है किस प्रकार से जनता आगे बढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ट्रम्प अलोकप्रिय होना शुरू हो गए हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि वहां पे जो इनकी अतिवादी नीतियां, जो इनकी आप कहें कि जो गैर लोकतांत्रिक नीतियां या जो आर्थिक नीतियां हैं, तो ऐसे में ये साफ है कि पता नहीं है ट्रम्प जो है अमेरिका को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। और उनके समर्थक ठीक है, उनका जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है, या जो उनकी जो अपने वहाँ के स्थानीय जो अमेरिकन हैं उनको लेके जो इनकी एक सोच है, उस पर प्रश्न नहीं उठाता हूं मैं। लेकिन जो बाहर से भी लोग गए, उन्होंने भी जो आज अमेरिका इतने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित है, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। और उसको एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता। और जो यूरोपियन देश जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पिछड़े इसी वजह से कि वो स्टैग्नेट कर गए। और वहां पे जो नई जो आइडियाज थे, या जो आप कहें कि शोध था या नवाचार था, जो नई दिशा थी, वो नहीं हुई। तो क्या अमेरिका भी उस तरीके से अपने आप को एक अलग थलग, जिसको एक अलगाववादी नीति अपना के एक अलग थलग राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखना चाहता है, या जिस प्रकार से वो तमाम वैश्विक संगठनों में, वैश्विक स्तर पे, वैश्विक मंचों पे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, या सैन्य संगठनों में मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए है। अगर आप देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो अब बहुत लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि जो अमेरिका की हेजेमनी है, डोमिनेंस है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, वो कहीं न कहीं अब पतन की ओर है और चीन से उसको चुनौती मिल रही है। तो अब ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से ट्रम्प अपने घरेलू जो जनता है उसको, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, जिस प्रकार से ट्रम्प की नीति रही है, आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोकस पूरी दुनिया का रहने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपने हमारे साथ जुड़कर इतना कीमती समय हमारे साथ दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को तक पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हम आपसे फिर से संपर्क करेंगे। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से ट्रम्प अभी अपने तानाशाही रवैये के साथ इस समय जो कार्य कर रहे हैं, उससे न केवल बाकी देशों की जनता और बाकी देशों के जो नेता है वो परेशान है, बल्कि अमेरिका की खुद की प्रजा भी इसका खामियाजा भुगत रही है। ट्रम्प नीति की वजह से पूरे विश्व में इस समय एक अप्रिय नेता की छवि ट्रम्प की जो है उभर कर सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर वो नीति चलाते रहेंगे, अपना जो तानाशाही रवैया है वो अपनाते रहेंगे, तो हो सकता है कि विश्व संगठन में वो सिर्फ अकेले खड़े दिख जाएंगे और बाकी तरफ बाकी देश रहेंगे। तो यही रवैया ट्रम्प को आने वाले समय में शायद भारी पड़ सकता है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।